नमस्कार और आदाब दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस पर स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी की एक शाखा और बहुत मशहूर शाखा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और जहां हमारे पास पाराशरी जैसी पद्धतियां हैं और कुछ लोग भृगु पद्धति भी देखते हैं। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स की और फिर उनका विश्लेषण पढ़ने और निकालने की। जेमिनी पद्धति भी बहुत मशहूर है और कभी कभी कुछ ऋषियों ने जेमिनी पद्धति को भी अपनी भविष्यवाणियों या विश्लेषण का हिस्सा बताया या प्रतिपादित किया है, जो उन्होंने पेश किए हैं और जो प्लेसमेंट्स उन्होंने बताए हैं। तो जेमिनी एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है, और जब मिसाल के तौर पर आप जेमिनी को भृगु नाड़ी या पाराशरी पद्धति के साथ मिलाते हैं तो आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। और इसलिए कई एस्ट्रोलॉजर, खास तौर पर अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो आप पाएंगे, वो शायद एस्ट्रोलॉजी की एक पद्धति या एक शाखा में बहुत अच्छे हों, मगर वो दूसरी शाखाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी मुख्य एस्ट्रोलॉजी शाखा के नतीजों की पुष्टि के लिए या अपनी मुख्य एस्ट्रोलॉजी शाखा के लिए जो वो फॉलो करते हैं। तो जो कोई पाराशरी पद्धति फॉलो करता है वो शायद जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के विश्लेषण तरीके से भी मदद ले सकता है, ताकि पाराशरी पद्धति से मिलने वाले नतीजों की पुष्टि हो सके। और उनमें से कुछ और भी एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि भृगु नाड़ी, पाराशरी या जेमिनी के साथ मिलाकर बेहतर नतीजे पाने के लिए। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आपको विभिन्न कारकों का महत्व बताती है या प्रतिपादित करती है एक ग्रह की डिग्री के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया है कि विभिन्न ग्रहों की डिग्री कैसी है। सबसे ऊंचा ग्रह मिसाल के तौर पर डिग्री के लिहाज से या 30 डिग्री के निशान के सबसे करीब, या वो ग्रह जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए उस ग्रह को आत्मा कारक या रूह का प्रतिनिधि या रूह की खुद अभिव्यक्ति माना जाता है। फिर दूसरा सबसे ऊंचा ग्रह मिसाल के तौर पर अमात्य कारक कहलाता है, और इसी तरह आगे। अब मैं एक जुदा वीडियो बनाऊंगा कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग कारक क्या हैं और आप उन्हें अपनी कुंडली समझने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का सबसे अहम हिस्सा या जिससे शुरुआत होती है वो है आत्मा कारक, यानी कौन सा ग्रह रूह का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए आत्मा कारक और अमात्य कारक आपकी कुंडली में सबसे ऊंची और दूसरी सबसे ऊंची डिग्री वाले ग्रह एक विश्लेषण के नजरिए से बहुत अहम हो जाते हैं। अब आत्मा कारक है क्या? पहले तो आत्मा या रूह को वो चीज नहीं माना जाता जो मर जाती है, बल्कि जन्म जन्मांतर चलती रहती है। लेकिन रूह शरीर में दाखिल कब होती है? हम जानते हैं कि रूह शरीर को उस वक्त छोड़ देती है जब आप मरते हैं, लेकिन रूह शरीर में दाखिल कब होती है? क्या रूह आपके जन्म के वक्त शरीर में दाखिल होती है या उससे पहले? अब कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, मगर सबसे मजबूत सिद्धांत यह है, या जो कुछ श्लोकों में कहा गया है, वो ये है कि रूह शरीर में उस वक्त दाखिल होती है जब दिल धड़कना शुरू करता है, माँ के पेट में ही। कुछ का कहना है कि रूह शरीर में उस वक्त दाखिल होती है जब गर्भाधान होता है, जब अंडा निषेचित होता है या माँ का अंडा पिता के शुक्राणु से निषेचित होता है और भ्रूण बनता है। मगर सबसे मजबूत सिद्धांत यह है, या सबसे मजबूती से प्रतिपादित सिद्धांत यह है कि रूह शरीर में तब दाखिल होती है जब दिल धड़कना शुरू करता है, जब शरीर में धड़कन आती है। तो जब माँ के पेट में दिल धड़कना शुरू करता है, रूह शरीर में दाखिल हो जाती है। तो रूह पहले ही शरीर में पैदा हो चुकी होती है या फिर से पैदा हो चुकी होती है, लेकिन शरीर का जन्म तब होता है जब माँ की डिलीवरी होती है। तो एक ही शरीर में भी रूह पुरानी होती है, और अगर रूह पुरानी है तो आपकी कुंडली में डिग्री के लिहाज से सबसे पुराना ग्रह ही रूह का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और वो ग्रह, ऐसा लगता है, उस ग्रह को भी उन अवशेषों या यादों या उस मील के पत्थर की शख्सियत को ले जाना चाहिए जिसे रूह को आगे बढ़ने की दिशा में हासिल करना है। तो रूह की मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ यात्रा शुरू होती है विभिन्न मील के पत्थर हासिल करने से, तरह तरह के अनुभव हासिल करने से। तो मिसाल के तौर पर एक इंसान को पूर्ण तब कहा जाता है, या कभी कभी औरत को पूर्ण तब कहा जाता है, जब वो माँ बन जाती है। तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम हासिल करने के लिए उसे शादी करनी होती है और उसे गर्भ धारण करना होता है। लेकिन औरत को समाज के नजरिए से और श्लोकों के मुताबिक भी पूर्ण तब माना जाता है जब वो बच्चे को जन्म देती है।
तो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में हम अलग अलग मील के पत्थर हासिल करते हैं और उन मील के पत्थरों को हासिल करने में कुछ हिस्सों में पूर्णता, मिसाल के तौर पर करियर के नजरिए से हमें लगता है कि हम पहुंच गए जब हम टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं या कंपनी के एमडी या सीईओ बन जाते हैं और एक कंपनी दुनिया में नंबर 1 बन जाती है, मिसाल के तौर पर, या उस बिजनेस में, उस इलाके में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग रखती है। तब हम कह सकते हैं कि हम पहुंच गए या हमने वो हासिल कर लिया जिसके लिए हमने शुरुआत की थी। तो एक को मुक्ति की तरफ भी कई मील के पत्थर हासिल करने होते हैं और वो मील का पत्थर हासिल होता है उस काम से जो एक शख्स अपनी उस खास जिंदगी में, रूह के मामलों में भी, अपनी यात्रा में करता है। तो जहां अलग अलग ग्रह आपको अलग अलग कार्य देंगे, आपको भौतिकता देंगे और आपको एक खास करियर की तरफ, कमाई की तरफ ले जाएंगे, वहीं आत्मा कारक, सबसे ऊंची डिग्री वाला ग्रह, आपको उस मील के पत्थर की तरफ ले जाएगा जिसे रूह को उस खास जिंदगी में हासिल करना है। और इसलिए क्योंकि उसे हासिल करना ही है, और अगर आप उस ग्रह की दिशा में कोई करियर भी नहीं करते, तब भी आप पाएंगे कि आपकी शख्सियत का कोई हिस्सा और आपकी शख्सियत का एक ताकतवर हिस्सा रूह के उस हिस्से को दिखाएगा। या वो ग्रह जो कुंडली में सबसे ऊंची डिग्री में है, वो ग्रह आपकी शख्सियत में बहुत ताकत से जाहिर होगा, अगर आपके कार्यों में या आपके करियर में नहीं भी। तो कई बार अगर सबसे ऊंची डिग्री वाला ग्रह लग्न से या करियर के 10वें घर से या कमाई के दूसरे घर से जुड़ता या मेल नहीं खाता, मिसाल के तौर पर, तो मुमकिन है कि शख्स अपनी शख्सियत को आत्माकारक के जरिए करियर के नजरिए से जाहिर नहीं कर पाएगा। तो मिसाल के तौर पर, अगर किसी का आत्माकारक सूरज है और अगर शख्स के कार्य या उसका करियर उन करियरों में नहीं है जहां सूरज सबसे ताकतवर है, तो दूसरा ग्रह, दूसरी सबसे ऊंची डिग्री वाला ग्रह, अमात्य करक, आपके करियर के लिहाज से खुद को ताकत से जाहिर कर सकता है। मगर आत्मा करक के सूरज होने से आप जरूर देखेंगे कि रूह आपके काम की दिशा में लीडरशिप हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो मिसाल के तौर पर, अगर सूरज आत्मा करक है और अगर मंगल अमात्य करक है, तो फिर क्योंकि मंगल अमात्य करक है और 10वें घर से जुड़ा हुआ है और शायद 12वें घर का मालिक है, मिसाल के तौर पर, यह एक धनु लग्न वाले जातक के साथ हो सकता है जहां मंगल वृश्चिक राशि के 12वें घर का मालिक है और 10वें घर में, मिसाल के तौर पर, कन्या में स्थित है। तो फिर क्या होता है? ऐसा जातक शायद पुलिस फोर्स में शामिल हो सकता है, शायद आर्म्ड फोर्सेज में शामिल हो सकता है या पुलिस फोर्स में जा सकता है। तो अमात्य करक खुद को बहुत ताकत से दिखा सकता है। मगर अगर सूरज सबसे ऊंची डिग्री वाला आत्मा करक है, तो मंगल सिर्फ आदेश मानने और हासिल करने वाला जनरल ही नहीं बनना चाहेगा, बल्कि मंगल लीडर भी बनना चाहेगा, न कि सिर्फ वो जनरल जो लीडर का पीछा कर रहा है। तो अगर सूरज आत्मा करक है, तो शख्स शायद अपनी जिंदगी में लीडर बनने की तरफ भी बढ़ना चाहेगा या लीडरशिप की पोजीशन हासिल करना चाहेगा, और इस तरह शख्स वो जाहिर करना चाहेगा जो आत्माकारक शख्सियत के लिहाज से दिखाना चाह रहा है। तो अलग अलग ग्रह जरूर आपकी कुंडली और आपकी जिंदगी को अलग अलग स्वाद देने का प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे, मगर आत्माकारक आपकी शख्सियत के जाहिर होने के तरीके पर सबसे ताकतवर छापों में से एक छोड़ सकता है अगर काम जाहिर नहीं भी हो रहा है, और इसलिए ये बहुत बहुत अहम हो जाता है। अगर आत्माकारक 10वें घर से जुड़ जाता है या 10वें घर में चला जाता है या 10वें घर का मालिक बन जाता है, तो रूह की यात्रा आपके करियर और काम से भी बहुत मजबूती से जुड़ जाती है। फिर यह आपको आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे नतीजे भी दे सकता है अगर आपकी कुंडली से जुड़े कुछ और फायदे भी हैं और आत्माकारक को पक्ष कर रहे हैं या मिसाल के तौर पर लग्न को पक्ष कर रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आपका आत्माकारक कौन सा ग्रह है और वह आपकी कुंडली में, आपकी जिंदगी में कैसे जाहिर हो रहा है और वह आपको किस तरह की शख्सियत और किस तरह का नजरिया दे रहा है, इस लिहाज से कि रूह की यात्रा आपको आपकी जिंदगी में कुछ खास कार्यों और गुणों की तरफ कैसे ले जाएगी। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग ग्रह अगर आत्माकारक हो तो वो आपकी जिंदगी में क्या लाएंगे और वो आपकी शख्सियत में कैसे जाहिर हो सकते हैं। तो अगर सूरज आत्माकारक है, कुंडली में सबसे ऊंची डिग्री वाला ग्रह, तो यह आपकी शख्सियत में कुछ खूबियां दिखाता है और कुछ रिश्ते आपके लिए ज्यादा अहम हो जाते हैं और वो आपकी जिंदगी के अलग अलग दौर में एक अहम भूमिका भी अदा करते हैं। सूरज के साथ एक रिश्ता जो बहुत अहम होता है वो है पिता के साथ। आमतौर पर ऐसे कई लोगों का पिता के साथ अच्छा और मजबूत रिश्ता होता है और पिता एक राह दिखाने वाली ताकत और मेंटर भी बन जाते हैं। कई मौकों पर पिता शायद वो शख्स भी हो सकते हैं जिसे जातक एक रोल मॉडल के तौर पर देखता है और शायद पिता के बहुत से कामों की नकल भी करता है। ऐसा जातक शायद पिता के कदमों पर चलना भी शुरू कर दे और ऐसे लोग
अगर सूरज 10वें घर से या अमात्य कारक से जुड़ जाता है, वो ग्रह जो बताता है कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं, तो ऐसा शख्स शायद सरकार में जाना चाहेगा या सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहेगा या सरकार से जुड़ा कुछ करना चाहेगा या सरकारी नौकरी की ख्वाहिश करेगा। अगर आत्मा कारक सूरज बहुत ताकतवर है तो शख्स जिंदगी में बहुत ऊंची लीडरशिप पोजीशन हासिल कर सकता है और अपने काम के इलाके में बुलंद मुकाम तक पहुंच सकता है। और कभी कभी एक उच्च के सूरज के साथ ऐसे लोग, और कभी कभी एक बहुत बहुत ताकतवर सूरज के साथ जिसे राजयोग का सहारा भी मिल रहा हो, तो ऐसा शख्स शायद एक बहुत ताकतवर छाप भी छोड़ सकता है जहां उसकी विरासत सालों तक चल सकती है, उसकी मौत के बाद भी, और उसे एक महान शख्स के तौर पर याद किया जाएगा। जब चंद्रमा आत्मा कारक होता है, एक रिश्ता जो बहुत अहम हो जाता है वो है माँ का। ऐसे जातकों की माँ से बहुत उम्मीदें होती हैं, और अगर रिश्ता उनकी माँ से की गई उम्मीदों से कम पड़ जाता है तो उन्हें माँ के साथ मुश्किलें या तनावपूर्ण रिश्ता भी हो सकता है। मगर अगर उनका माँ के साथ अच्छा रिश्ता है तो यह उनकी जिंदगी में बहुत किस्मत लाता है, यह उनकी जिंदगी में बहुत खुशी और स्थिरता लाता है, और वो भावनात्मक तौर पर भी बहुत स्थिर हो जाते हैं। ऐसा जातक एक बहुत भावुक शख्स होता है, मगर एक देखभाल करने वाला और सहारा देने वाला शख्स भी होता है, और उसकी शख्सियत की यह खूबी उस तरीके में भी जाहिर होगी जिस तरह वो काम करते हैं या जिस तरह वो जिंदगी की सूरत हाल से निपटते हैं, यानी देखभाल, सहारा और हमदर्दी के साथ। ऐसे लोग शायद गाना भी पसंद करते हैं और उन्हें संगीत भी पसंद हो सकता है, और संगीत उनके लिए बहुत सुकून और खुशी लाता है। जब मंगल, एनर्जी या जनरल का ग्रह आत्मा कारक होता है, कुंडली में सबसे ऊंची डिग्री वाला ग्रह, तो जातक में ऊंची एनर्जी, दृढ़ता और आगे बढ़ने को तैयार शख्सियत देखी जाती है। ऐसे लोग कभी कभी हिंसक, बदसलूकी और आक्रामक तरीकों की तरफ झुक जाते हैं और उन्हें अपनी शख्सियत के हिस्से के तौर पर खुद को शांत करने की जरूरत होती है। ऐसे लोग मार्शल आर्ट्स से प्यार करते हैं और शायद मार्शल आर्ट्स का कोई हिस्सा सीखना चाहेंगे, चाहे वो कुंग फू हो, कराटे हो या कुछ और। जरूर वो मार्शल आर्ट्स के बारे में सीखना चाहेंगे, अपने अंगों का इस्तेमाल लड़ने के लिए करने के लिए, और यह भी उनकी शख्सियत का एक ताकतवर हिस्सा बन जाता है। ऐसे लोग शायद हथियार भी पसंद कर सकते हैं और शायद छोटे हथियार, छोटी बंदूकें भी जमा कर सकते हैं, और पश्चिमी मुल्कों में जहां गन कल्चर ज्यादा है, ऐसे लोग शायद बंदूकें भी जमा कर सकते हैं। ऐसी शख्सियत उन लोगों की पूजा करती है या उन्हें बुलंद मुकाम देती है जो ताकतवर है और अपने उसूलों और अपनी कीमतों के लिए खड़े होते हैं, और नरमी और हमदर्दी से ज्यादा ताकत और शक्ति का आदर और प्यार करती है। वो नरमी या हमदर्दी को हिम्मत की बजाय कमजोरी समझते हैं। तो मंगल को आत्माकारक बनने पर एक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शख्सियत खुद को कैसे जाहिर कर रही है, लोग आपको किस तरह देख रहे हैं आपकी प्रतिष्ठा बनने के लिहाज से, और आपके करीबी रिश्तों में मंगल की एनर्जी कितनी दिख रही है, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी में हो या काम पर। बृहस्पति के आत्माकारक होने पर एक रिश्ता जो बहुत अहम हो सकता है, खास तौर पर अगर जातक औरत है, तो वो है उसके पार्टनर का, उसके शौहर का, या जिसके साथ उसका कोई पक्का रिश्ता है। ऐसे लोग एक टीचर या गुरु, एक एक्सपर्ट के तौर पर भी इज्जत और देखे जाना पसंद करते हैं। आमतौर पर उनके अपने बड़े भाई बहनों या उनसे उम्र में बड़े दोस्तों के साथ भी अच्छे रिश्ते होते हैं। बृहस्पति आत्माकारक वाले लोगों का आमतौर पर एक दोस्त होता है जो उनसे काफी सीनियर होता है, उनसे काफी बड़ा होता है, या जिसे वो अपने से ज्यादा समझदार मानते हैं, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, और वो ऐसे दोस्त, ऐसे जान पहचान वाले, ऐसे भाई बहन पर बहुत निर्भर रहेंगे। आमतौर पर बृहस्पति आत्माकारक वाले लोग शानदार स्पीकर होंगे और वो अपनी शख्सियत में बहुत गर्मजोशी वाले होंगे। उन्हें शायद बहुत लोग पसंद भी करते हैं, और अगर वो जिंदगी में सीनियर पोजीशन तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक एक्सपर्ट, एक गुरु के तौर पर भी देखा जा सकता है, और उनके फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। बहुत से लोग जो आध्यात्मिक दायरे में हैं, या आध्यात्मिक गुरु हैं, या आध्यात्मिक संस्थानों से जुड़े हैं, उनमें भी बृहस्पति को आत्माकारक के तौर पर देखा जा सकता है। परिवार में वो आमतौर पर परिवार में एक बड़े की भूमिका निभाने लगते हैं, चाहे वो सबसे बड़े ना भी हो, और वो बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाते भी हैं। अगर शुक्र आत्माकारक है तो ऐसे जातक के लिए रिश्ते अहम होते हैं, और विपरीत लिंग के साथ रिश्ते उनकी जिंदगी के विभिन्न हिस्सों में खुद को जाहिर करते हैं। खास तौर पर उनकी जिंदगी की ज्यादा अहम घटनाएं उनके रिश्तों से या विपरीत लिंग से जुड़ी होती हैं, और विपरीत लिंग या रिश्ते ही ये दिखाएंगे कि हालात का नतीजा क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर उनका शौहर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है,
तो आमतौर पर वो इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं आकर्षित कर पाते। वो अच्छे संसाधन भी शायद आकर्षित नहीं कर पाते क्योंकि रूह नाखुश है, क्योंकि रिश्ते ताकत से जाहिर नहीं हो रहे हैं और शौहर या पक्के पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं निकल रहा है, और इसलिए रूह ऐसे जातकों के लिए किस्मत या खुशहाली आकर्षित नहीं करती। और ऐसे जातकों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे पेश करते या दिखाते या जाहिर करते हैं, क्योंकि कई बार शुक्र को आत्माकारक बनाने वाले लोग यौन क्रिया इंटीमेसी में गलत रास्ते पर चले जाते हैं और वो कभी कभी हद से आगे बढ़ सकते हैं और गलत राह पर भी जा सकते हैं और खुद को संतुष्ट या तृप्त करने के लिए गैर नैतिक तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आमतौर पर कला की तरफ, खूबसूरती की तरफ, स्वच्छता की तरफ एक कुदरती लगाव होता है, और जितने ज्यादा कुदरती संसाधन या भौतिक संसाधन उन्हें मिलते हैं और उनके आसपास जितने ज्यादा खूबसूरत संसाधन, कलात्मक संसाधन होते हैं, वो उतने ज्यादा खुश होते हैं। उनके लिए स्वच्छता बहुत बहुत अहम है, और स्वच्छता ही वो चीज है जो शुक्र को आत्माकारक बनाने वाले जातक के लिए अच्छी किस्मत और खुशहाली आकर्षित करती है। अगर शनि आत्माकारक है तो सीनियर्स, उनके मैनेजर्स, उनके सुपीरियर्स और परिवार में बड़े लोगों के साथ रिश्ते ऐसे जातकों के लिए बहुत अहम हो जाते हैं जहां शनि आत्माकारक है। ऐसे लोग रिवाज मानते हैं, अथॉरिटी का आदर करते हैं, हिकमत का आदर करते हैं, उम्र का आदर करते हैं और रिवाज का आदर करते हैं। और कई बार वो मुश्किल में पड़ जाएंगे और कुछ ऐसा करने से बचने की कोशिश करेंगे जो तय शर्तों, तय उसूलों, तय सामाजिक नियमों के खिलाफ जाता है। वो बहुत वफादार होंगे और वो रिश्तों में अपनी वफादारी और अपनी कमिटमेंट में बहुत नैतिक होंगे। यहाँ तक कि जब अमात्य कारक ऊंची एनर्जी वाला ग्रह हो और अलग अलग दिशाओं में जाना चाहता हो, शनि के आत्माकारक होने पर आमतौर पर ऐसा जातक शायद वो पेशा अपनाएगा जिसकी या तो उसके परिवार में कोई परंपरा है या समाज में कोई परंपरा है, और वो उसे कड़ाई से फॉलो करेगा, वो उसे समर्पण से फॉलो करेगा। मिसाल के तौर पर शनि को आत्माकारक बनाने वाला शख्स शायद परिवार की परंपरा में चलेगा। अगर परिवार अकाउंटेंट से भरा हुआ है तो शख्स शायद फाइनेंस भी अपना लेगा। अगर परिवार स्वास्थ्य के जरिए सेवा में है तो शख्स नर्स या डॉक्टर बन सकता है या मेडिकल फील्ड से जुड़ सकता है, और इसी तरह आगे। ऐसे लोग सीखने के प्रति भी बहुत कमिटेड होते हैं और नए हुनर सीखते रहेंगे, और कभी कभी दूसरे लोगों को कंधा भी देते हैं आगे बढ़ने के लिए, रोने के लिए, और अगोनी अंकल या अगोनी आंट बन जाते हैं, जिससे उन्हें बचना चाहिए अगर वो अपनी जिंदगी में शांति रखना चाहते हैं। ऐसी शख्सियत का पतन या दूसरा पहलू ये है कि कभी कभी वो रिवाजों और कट्टरपंथी में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं और काम करने के तरीके में बहुत बंद हो जाते हैं। जब बुध आत्माकारक होता है तो ऐसे लोगों में एक एनालिटिकल झुकाव कुदरती तौर पर आ जाता है। यहाँ तक कि जब अमात्य कारक कोई क्रिएटर ग्रह हो और कोई ज्यादा शांत और दोस्ताना ग्रह हो, जैसे कि बृहस्पति, जो ज्यादा खुशहाली ओरिएंटेड और हिकमत ओरिएंटेड है और आसानी से माफ कर देता है, मगर बुध को आत्माकारक बनाने वाले लोग फिर भी यह एनालाइज करेंगे कि दूसरों से गलती क्यों हुई। यहाँ तक कि हमदर्द रहते हुए और माफ करते हुए भी वो दूसरों की गलतियों का विश्लेषण कर सकते हैं और शायद ये भी बता सकते हैं कि खामियां कहाँ हैं और उन्हें सही करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर बहुत एनालिटिकल होने के बावजूद सर्विस ओरिएंटेड भी होना बुध के आत्माकारक होने पर एक ऊंची ताकत के तौर पर ऐसे लोग दूसरों की मदद भी करना चाहेंगे और दूसरों के साथ खड़े होंगे और वफादार रहेंगे जब दोस्त या परिवार के लोग किसी मुश्किल में फंस जाएं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच भी होती है। और अगर चंद्रमा अमात्य कारक है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ एक ज्यादा भावुक झुकाव देता है, बुध के आत्माकारक होने पर ऐसे लोग ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देखेंगे, यहाँ तक कि भावुक या हमदर्द रहते हुए भी। इस तरह बुध का आत्माकारक होना एक कॉम्बिनेशन दिमाग लाएगा, एक सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मिलाकर, मगर जिंदगी और जिंदगी की मुश्किलों और उनके हल ढूंढने की तरफ एक बहुत प्रैक्टिकल नजरिया भी। बुध एक ऐसा ग्रह भी है जो कैलकुलेटिव किस्म का है, प्रैक्टिकल होने और इंडिविजुअल को एक नो नॉनसेंस एनर्जी देने वाला होने के बावजूद। इस तरह इंडिविजुअल हमेशा बहुत चतुर रहेगा, अपनी आंखें खुली रखेगा, कान खुले रखेगा और अपने आसपास का बहुत गौर से मुआयना करेगा, यहाँ तक कि उस काम के प्रति बहुत कमिटेड रहते हुए भी जो वो कर रहा है। ऐसे जातक परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं और जिंदगी की चुनौतियों की बारीकियों को देख सकते हैं, यहाँ तक कि ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल रहते हुए भी। राहु और केतु दो ऐसी हस्तियां हैं जो भौतिक ग्रह नहीं है बल्कि गणितीय बिंदु है, या सूरज और चंद्रमा की कक्षाओं का चौराहा है,
जहां उत्तरी बिंदु राहु है और दक्षिणी नोड केतु ग्रह है। वो ग्रहीय ऊर्जाओं के बिंदु हैं और क्योंकि वो एक ही डिग्री के होते हैं इसलिए उनमें से सिर्फ एक ही आत्मा का गठन कर सकता है। क्योंकि केतु निगेशन का ग्रह है और एक आध्यात्मिक ग्रह है और भौतिकता से नहीं जुड़ा है, मगर राहु आत्माकारक हो सकता है अगर उसकी डिग्री दूसरे ग्रहों के मुकाबले सबसे ऊंची हो। तो राहु को आत्माकारक बनाने वाले शख्स को आमतौर पर अपनी शख्सियत का एक हिस्सा बहुत ईमानदार और यहाँ तक कि आध्यात्म की तरफ बढ़ता हुआ पाएंगे। ऐसे लोग दूसरे लोगों की मान्यताओं, दूसरे लोगों के ईमान को ज्यादा स्वीकार करेंगे और दूसरे लोगों के नियमों और परंपराओं और रीति रिवाजों को स्वीकार करने के लिए ज्यादा खुले होंगे और जाति, पंथ, धर्म और मान्यताओं की सीमाओं को तोड़ पाएंगे। राहु को आत्माकारक बनाने वाले ऐसे लोग ये भी पाएंगे कि वो दूसरी संस्कृतियों और यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों के लोगों से आसानी से रिश्ता बना सकते हैं। उनकी काम से जुड़ी कनेक्शन दूसरी संस्कृतियों, दूसरी सोसाइटीज, विदेशी जमीनों से हो सकती है और उनके फॉलोअर्स विदेशियों के साथ औसत दूसरे शख्स के मुकाबले ज्यादा कनेक्शन हो सकते हैं जिसका राहु आत्माकारक नहीं है। ऐसे लोग वो भी होंगे जिनके पास ब्रेकथ्रू आइडिया होंगे और अगर उनका अमात्य करक भी बहुत ताकतवर है और आत्माकारक राहु अमात्य करक के साथ ऊर्जा बांट रहा है तो ऐसे लोग ब्रेकथ्रू आइडिया, ब्रेकआउट आइडिया भी रख सकते हैं और वो असामान्य टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं और नए पहलू, नए सिद्धांत लेकर आ सकते हैं जो नए नियम भी समाज में ला सकते हैं। तो वो सचमुच रेडिकल एनर्जी लाते हैं। ये लोग समाज को बदल सकते हैं और अपने आसपास के समाज को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि अलग अलग ग्रह अगर आत्माकारक हों तो वो आपकी जिंदगी में कैसे जाहिर होंगे और वो आपको किस तरह की शख्सियत देंगे, आपको क्या संभावनाएं देंगे और वो आपको उस मील के पत्थर की तरफ कैसे ले जाएंगे जिसे रूह को आपकी जिंदगी में हासिल करना है, तो कृपया देखें कि आपकी कुंडली में आत्माकारक कौन सा ग्रह है, वो किन घरों से जुड़ रहा है, वो किन ग्रहों के साथ रखा गया है, वो आपको किस रूह की यात्रा की तरफ ले जा रहा है, वो आपको किस तरह के शख्सियती गुण दे रहा है। क्योंकि आपके कार्यों में आत्माकारक की ऊर्जा का इस्तेमाल करने से आपको सफलता का ऊंचा डिग्री वाला हिस्सा मिल सकता है, न कि आत्माकारक ग्रह को नजरअंदाज करने से, क्योंकि यह आपकी शख्सियत में और आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने, अपनी जिंदगी आगे ले जाने के तरीके में इसके नतीजों का एक बहुत बहुत ताकतवर प्रकटीकर्ता है। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। और जब तक हम किसी और वक्त न मिलें, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।